Welcome to my YouTube channel MacTech Zone. In today class we will discuss about fluid properties. इसके पहले वाली क्लास में जो आपका फर्स्ट लेक्चर था फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें हमने देखा था 4 टाइप की प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस की थी। मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, उसी को हम क्या कह रहे थे, बेड डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, एंड जो लास्ट आपकी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी थी जो अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस की थी वो थी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसकी बात करेंगे। सो दैट इज अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सरफेस टेंशन होता क्या है, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है, ये कोई वेसल है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर है या फिर जो भी लिक्विड मान लीजिए, इसके अंदर एक लिक्विड फिल किया हुआ है। ओके, अब इसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिया है। एक तो मॉलिक्यूल्स इसके जो आपका फ्री सरफेस है, जहाँ पे लिक्विड का ऊपरी अपर सरफेस होता है, वहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स लिया है जस्ट इसके फ्री सरफेस पे, और दूसरा मॉलिक्यूल्स मैंने लिया है इसके जो आपका वेसल है उसके बीच में, जो कंटेनर है इसके बीच में एक दूसरा मॉलिक्यूल्स लिया। ओके, अब इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हैं जो आपके बीच का मॉलिक्यूल्स है, इसके जो आसपास के नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या लगाते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, कोहेजन फोर्स कहते हैं। कोहेजन फोर्स इसको कहा जाता है जब सेम मॉलिक्यूल्स में, मतलब लिक्विड के जब सेम मॉलिक्यूल्स में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है आपस में, उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्स कहते हैं। तो ये देख रहे हैं जो आपका ये मॉलिक्यूल्स है, इसके आसपास के जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं इस पर क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं तो इसके चारों तरफ से, लेफ्ट में भी उतना फोर्स लग रहा है, राइट में भी लग रहा है, नीचे ऊपर, तो सभी में क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है ये आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मीन्स इसमें जो समेशन ऑफ फोर्स होगा, इस मॉलिक्यूल्स की बात करें, जो समेशन ऑफ फोर्स होगा वो 0 होगा। मीन्स इसमें जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑल डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, इसलिए जितने भी फोर्स हैं क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसके बीच में कहीं भी आप मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें जो फोर्स होगा क्या होगा, जो समेशन ऑफ फोर्स होगा, जो उसमें जितने फोर्स एक्ट करेंगे उनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसके सरफेस पे। सरफेस में क्या है आपका, मान लीजिए कोई लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है, एयर है। क्यों? क्योंकि ये आपका एटमॉस्फेयर है तो यहाँ में एयर तो होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल्स के साथ कि लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, राइट में लग रहा है, एंड इसके नीचे फोर्स लग रहा है, बट इसके अपर जो सरफेस है इसमें फोर्स नहीं लग रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि इसके नीचे और लेफ्ट राइट में फोर्स लग रहा है, बट इसके इस साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नीचे साइड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो जो ये आपका अपर सरफेस या फ्री सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक स्ट्रेच फोर्स या टेंसाइल फोर्स क्या करेंगे, फील करेंगे। कैसा फोर्स फील करेंगे, टेंसाइल फोर्स फील करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहा जाता है। उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स कहा जाता है। और जो आपका सरफेस टेंशन होता है ये यूनिट लेंथ पे लगता है, मतलब जो आपका फ्री सरफेस है ना, इसकी लेंथ एल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक लेंथ, ये कौन सा जो आपका फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स होता है, वो क्या कहलाता है, आपका यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, आपका सरफेस टेंशन फोर्स कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो जो भी लिक्विड होता है या वाटर होता है उसके अंदर क्या करते हैं, वो चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं? क्योंकि इसके जो फ्री सरफेस है उसमें इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, उनको वो डिप नहीं हो पाती, मतलब उनको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी इस पे जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो क्या होती है, स्फीयर शेप में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि जो स्फीयर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, वो मिनिमम होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम। यदि अपन जितने भी शेप्स हैं सभी की बात करें तो जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज अ मिनिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। इसलिए जो भी आपकी लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं ना, तो वो कैसी होती है, स्फीयर शेप में होती हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ओके, नाउ अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं।
फ्री सरफेस सरफेस टेंशन की बात करते हैं। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेंबर एंड इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया। क्या होगा कि अपना उसका जो एरिया होगा मिनिमाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, मिनिमम एरिया क्या करेगा गेन करने की इसकी क्या रहेगी टेंडेंसी रहेगी। ओके, एंड इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया अप टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, मतलब जितना ये क्या कर सकता है मिनिमम हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, उतना ज़्यादा है कि आप मिनिमम होने की कोशिश करेगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमाइज हो गई। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, तो इसको अपन मैथमेटिकली यदि बात करें, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आप सरफेस टेंशन इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी सिग्मा की मीन्स सरफेस टेंशन क्यों क्या हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगी सरफेस टेंशन की यूनिट हो जाएगी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो भी फोर्स होता है वो यूनिट लेंथ पे जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहा जाता है। ओके, नाउ और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं, नोट में देख लेते हैं सरफेस टेंशन में। ओके, नाउ पहला इसका नोट्स है जो व्हेन एवर देयर इज अ डेंसिटी इंटरफेस सरफेस टेंशन कम्स इनटू द पिक्चर। देखिए ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है कंसेप्ट आता है, जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है वो वहाँ पे पिक्चर में आती है जब जहाँ पे क्या होता है दो अलग अलग फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं दो अलग अलग फ्लूइड होते हैं, तो अलग अलग फ्लूइड होंगे तो क्या होगा उनका जो इंटरफेस बनेगा उसमें क्या हो जाएगा एक डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा। जैसे हम बात करें ये आपका वाटर है, ठीक है, और इसके जो आसपास क्या है आपकी एयर है, तो यहाँ पे फ्री सरफेस पे आप देख रहे हैं जो इंटरफेस है वाटर और एयर का इंटरफेस है, मतलब एयर की डेंसिटी अलग है वाटर की डेंसिटी अलग है। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज यहाँ पे ऊपर भी आपका वाटर होता तो इन दोनों के बीच इंटरफेस में कोई भी सरफेस टेंशन फोर्स नहीं लगता। ओके, तो सरफेस टेंशन फोर्स तब लगता है जब क्या होता है जो भी आपका फ्लूइड है उसमें डेंसिटी डिफरेंस होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है आपका सरफेस टेंशन डिपेंड्स इन अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है सरफेस टेंशन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। विद राइज इन द टेम्परेचर कोहेजन फोर्स डिक्रीजेस। मैंने बताया था कि जब सेम मॉलिक्यूल्स में लिक्विड के अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते थे कोहेजन फोर्स, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में क्या होगा उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर जाएंगे, तो दूर दूर जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा जो कोहेजन फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। कोहेजन फोर्स डिक्रीज होने की वजह से आपका क्या होगा सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा इसलिए आपका सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया कि जो सरफेस टेंशन होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो जिसको मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो कोहेजन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। कोहेजन फोर्स डिक्रीज होने की वजह से जो आपका सरफेस टेंशन है वो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट नोट है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका नोट है सरफेस टेंशन फॉर अ वाटर एयर इंटरफेस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज कितना होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। जो आपके एग्जाम्स होते हैं चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे आईएएस का एग्जाम हो चाहे आपके जेई लेवल के जितने भी एग्जाम्स हों, कभी कभी ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है कि जो वाटर एयर का इंटरफेस होता है, किसका इंटरफेस वाटर एयर का इंटरफेस होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना सरफेस टेंशन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो वाटर एयर इंटरफेस पे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका सरफेस टेंशन होता है वो कितना होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, एज दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल, ये क्या होता है फोर्स बहुत कम होता है, दैट्स वाई इट इज नेग्लेक्टेड इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स एनालिसिस।
जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स एनालिसिस करते हैं, फ्लूइड काइनेमिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स होता है ना, उसको अपन क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम होता है, मतलब नेग्लेक्टेड होता है, स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। इस वजह से अपन क्या मानते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स लग ही नहीं रहा, और अपन उसका फ्लूइड मैकेनिक्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फोर्स वेरी लेस या स्मॉल होने की वजह से उसको अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की एनालिसिस करते समय यूज नहीं करते या फिर कंसीडर नहीं करते। ओके, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर एट क्रिटिकल पॉइंट इज जीरो। जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पर जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, ये याद रख लेना, अच्छा पॉइंट है। इसके बाद है अ लिक्विड ड्रॉपलेट ट्राइज टू असूम स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ surface tension, because of the surface tension, since sphere has a minimum surface area for a given volume। मैंने बताया था इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका स्फीयर होता है उसका मिनिमम होता है सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम। इस वजह से जो भी आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में रहती है। ओके, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, इसी में जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है इसके सरफेस एनर्जी क्या होती है इसके बात कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये आपकी एक बॉडी है, किसी मान लीजिए स्फेरिकल शेप में है। अब इसमें क्या होगा, एक सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका जो आफ्टर सरफेस टेंशन जो फोर्स लगने के बाद इसका जो शेप हो जाएगा ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इनके बीच में आपकी ये जो कंट्रैक्शन हुआ है मान लेते हैं कितना हुआ है, डेल हुआ है। कितना हुआ इसका कॉन्ट्रैक्शन, डेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका। जो ये कोई भी आपका लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, जो भी आपकी बॉडी है, सॉरी लिक्विड है, उसका जो शेप ये था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसका शेप ये रह गया है, जिसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, डेल हुआ। ओके, तो इसमें कौन सा फोर्स लगा जिसकी वजह से क्या हो गया आपका, डेल, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं इसमें, या ऐसा मान लेते हैं कि इसमें जो प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, इसमें क्या हो, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो फोर्स मान लेते हो इस प्रेशर या फिर जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है उसकी वजह से फोर्स एफ लग रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, डेल हुआ। तो इसमें जो आपकी सरफेस जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन देखें, अपन वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपका वर्क डन होता है तो डिस्प्लेसमेंट डेल हुआ है, और इसमें फोर्स क्या लग रहा था, किस फोर्स की वजह से, एफ फोर्स की वजह से। तो कितना वर्क डन किया अपन ने, मतलब कितना वर्क डन हुआ, एफ इंटू डेल। ठीक है, अब इतना वर्क डन हुआ तो इसमें जो एनर्जी होगी ना, जितना वर्क डन हुआ है वो उसके फॉर्म में जो भी सरफेस पे एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसी वर्क डन को क्या कहेंगे अपन, सरफेस एनर्जी कहेंगे। या फिर ऐसा करिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सरफेस, अगेन इसको अपन एक्सटेंड करके इसको इसी शेप में लाने में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, जितने भी वर्क डन करना होता है इसकी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरफेस एनर्जी कहा जाता है। ओके, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, इट इज द work done, it is the work done when force F is acting and due to this force डिस्प्लेसमेंट होकर डेल, जब डेल डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स एफ की वजह से, तो जो वर्क डन उसमें किया गया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। ओके, अब जो सरफेस एनर्जी वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी ये हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर।
इसको जूल भी कहते हैं अपन, न्यूटन मीटर। ओके, अब इसमें जो आपकी सरफेस एनर्जी है, इसमें यदि मैं एरिया से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, जो इसकी सरफेस एनर्जी है इसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगी यूनिट, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। अब देखिए आप, जो मैंने बताया था सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहाँ पे अगेन उसको सरफेस टेंशन को अगेन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो आपका सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में जो आपका सरफेस टेंशन की डेफिनेशन होती है वही होती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो आपके अलग अलग ड्रॉपलेट्स में देखेंगे कितना एक्सेस प्रेशर है, और आपका जो एक जेट होता है, वाटर जेट होता है, और लिक्विड बबल होता है, उसके अंदर मतलब एक्सेस प्रेशर कितना एग्जिस्ट करता है, और उसमें इन द फॉर्म ऑफ द सरफेस टेंशन, उसकी स्टडी करते हैं। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, किसकी बात करते हैं, जो एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं। इसमें कितना आ रहा है प्रेशर, तो मान लेते हैं आपका एक लिक्विड ड्रॉप है, तो आपको पता है कि किस शेप में रहेगा, स्फेरिकल शेप में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम। तो जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो किस शेप में रहती है, स्फेरिकल शेप में रहती है, ठीक है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये मान लेते हैं अपन, ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, इसका शेप कैसा है, स्फीयर है, दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप। अब इसमें क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। इसके अंदर एक प्रेशर एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू द लिक्विड में, जो लिक्विड है, लिक्विड की वजह से जो लिक्विड ड्रॉप में जो अंदर के साइड प्रेशर होगा उसमें कोई प्रेशर एक्ट करेगा इसके बाहर की तरफ, और इसके एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर दूसरा भी लिक्विड है उसकी वजह से भी इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है, प्रेशर फोर्स लगेगा। अब क्या होगा, यदि इसका जो इनसाइड प्रेशर है, ठीक है, अंदर का प्रेशर है और बाहर का प्रेशर से यदि कम होगा तो क्या हो जाएगी, जो लिक्विड ड्रॉपलेट है ना कोलैप्स हो जाएगी, स्फेरिकल शेप में नहीं रह पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर का प्रेशर होगा वो अंदर के प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम होगा। और फिर जो इसका डिफरेंस आएगा, अंदर का इनसाइड प्रेशर टू द जो आउटसाइड प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसको आपको वो करेगा, इक्वल करेगा, किसके कम इक्विलिब्रियम किसका करेगा, वो जो इसमें लग रहा है सरफेस टेंशन, जो फोर्स लग रहा है, जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है उसको क्या करेगा, काउंटर, उसको इक्वल करेगा, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेप में रह पाएगी। अदरवाइज मान लीजिए इसका जो डिफरेंस डेल पी आया, और वो जो डेल पी की वैल्यू है वो जो सरफेस टेंशन इसमें लगेगा उसकी वजह से, उस सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, यदि उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। इस वजह से जो डेल पी की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एट एक्विलिब्रियम, यदि आपकी जो है लिक्विड ड्रॉप है उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। तो जो आपका सरफेस टेंशन की वजह से जो भी फोर्स आएगा और इक्वल होगा जो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आ रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं अपन, मान लेते हैं कि इसको अपन ने बीच से कट कर दिया, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि जब स्फीयर को अपन कट करते हैं बीच से तो 2 हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कितने, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका ऊपर वाला हेमिस्फीयर, एक नीचे वाला हो जाएगा, 2 हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, इस पे इसके चारों तरफ प्रेशर फोर्स लग ही रहा है, इस साइड देख लीजिए, ओके, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लग रहा है इसके चारों तरफ। कौन सा प्रेशर फोर्स, ये प्रेशर फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर दूसरा कोई लिक्विड है जहाँ पे एयर नहीं है उसकी वजह से इसके चारों तरफ क्या लगेगा, प्रेशर फोर्स लगेगा, ठीक है, या PAT हम बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अब इसमें देखिए, इसके मैं 2 पार्ट करता हूँ, तो 2 पार्ट करेंगे तो आपका ऐसा दिखेगा,
हाफ ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये, और हाफ इधर हो जाएगा। दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो आधा लिया अपन ने, तो इसमें जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा तो कहाँ पे लगेगा, लाइन फोर्स है, इसलिए कहाँ पे लगेगा, सरकमफ्रेंस में लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसमें देखिए जो आपका नीचे वाला स्फीयर होगा, आई एम सॉरी, इसके जो नीचे वाला सरफेस होगा तो इसमें कैसा फोर्स लगेगा, ऊपर साइड लगेगा, ठीक है, इस साइड लगेगा, इसके पूरे पेरीफेरी में जो आपकी सरकमफ्रेंस होगी इसमें ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है, ये फोर्स लगेगा। और जो ऊपर वाला जो आपका हेमिस्फीयर होगा इसमें ऐसे फोर्स लगेगा सरकमफ्रेंस पे, बट कैसा लगेगा, नीचे साइड लगेगा। क्यों ये कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या ऐसे फोर्स लगेगा। अब इसमें क्या लग रहा है, इसके आउटर में भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, आउटर फोर्स है, और इसके इनसाइड जो भी लिक्विड है उसकी वजह से भी फोर्स आ रहा है। तो इन दोनों का जो मान लेते हैं जो डिफरेंस है, जो इनसाइड प्रेशर है और आउटसाइड प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना, डेल पी है, ठीक है। तो डेल पी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आएगा उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका डेल पी, आपका प्रेशर हो जाएगा इनटू एरिया। एरिया कौन सा होगा, जो आपका मान लेते हैं जो स्फीयर है उसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो किसका एरिया लेंगे, सर्कल लेंगे, जिसका डायमीटर मान ले रहे हैं अपन डी है। तो इसका एरिया क्या हो, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो जो इनसाइड प्रेशर था और आउटसाइड प्रेशर था, इन दोनों का डिफरेंस क्या था, डेल पी था। उस डेल पी प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है आपका, डेल पी इंटू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आपका ये फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है। सरफेस टेंशन आपका कौन सा फोर्स है, लेंथ, जो पर यूनिट लेंथ लगता है फोर्स, उसे सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। तो कहाँ पे लगेगा, सरकमफ्रेंस पे लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ की बात करें तो किसकी इक्वल हो जाएगी, सरकमफ्रेंस की इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू डी। यदि डायमीटर डी है, एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, पाई इंटू डी होती है, ओके। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, डेल पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपका, डेल पी इंटू डी अपॉन 4 इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचा आपका, सिग्मा। तो यहाँ से डेल पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक है। जो लिक्विड की ड्रॉपलेट होगी उसमें जो प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब जो एक्सेस प्रेशर होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 4 इंटू सिग्मा अपॉन डी, वेयर डी इज अ डायमीटर, डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। जो लिक्विड ड्रॉपलेट होगी उसका डायमीटर डी है, और सिग्मा आपको पता है क्या है, सरफेस टेंशन, सिग्मा इज अ सरफेस टेंशन, ओके। और डेल पी यहाँ पे एक्सेस प्रेशर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप, यदि आपको प्रेशर डिफरेंस पूछे या फिर एक्सेस प्रेशर पूछे ना लिक्विड ड्रॉपलेट में, तो आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन रहेगी और आपको डायमीटर ऑफ द स्फीयर गिवन रहेगा। तो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि उसमें एक्सेस प्रेशर या फिर प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, ओके। इसके बाद देखते हैं एक्सेस प्रेशर इन सॉफ्ट बबल होती है जो आपकी, ठीक है, लिक्विड बबल या सोप बबल कुछ भी कह सकते हैं अपन। यहाँ पे लिखिए एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड बबल, सोप बबल लिख सकते हैं, सोप बबल या फिर लिक्विड बबल, ओके। अब लिक्विड बबल, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने थे आपके, एक ही था। जो आपका इसका सरकमफ्रेंस था फ्री सरफेस, तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने थे, एक थी। किस केस में, जब आपका लिक्विड ड्रॉप था। लिक्विड ड्रॉप के केस में जो नंबर ऑफ सरफेस थे कितने थे, नंबर ऑफ
फ्री सरफेस वो कितने थे, एक था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, बबल है, तो बबल में आपको पता है कि बाहर एयर होती है और अंदर एयर होती है, और बाकी जो वो स्फेरिकल शेप में आता है वहाँ पे लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके दो सरफेस होंगे, दो फ्री सरफेस होंगे, इसलिए यहाँ पे जो आपका पाई डी, जो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर कितना कर रहा था, पाई इंटू डी कर रहा था, ठीक है, सिर्फ इस पेरीफेरी में कर रहा था, ओके। बट जो इसके बाद यदि अपन सोप बबल की बात करेंगे तो उसमें फ्री सरफेस कितनी होंगी, दो होंगी। मान लेते हैं ये आपका सोप बबल है, ठीक है। अब इसमें एक ये हो जाएगा सरफेस, एक अंदर हो जाएगा, इसकी कुछ थिकनेस होगी, बस थिकनेस बहुत कम होती है, इसलिए डायमीटर अपन दोनों का मानते हैं, इक्वल मानते हैं, ठीक है, डायमीटर इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे यदि अपन इसको कट करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री सरफेस दो आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल पी इंटू जो प्रेशर डिफरेंस है उसमें तो वही एक ही रहेगा, सेम रहेगा, डेल पी इंटू जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा तो कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, जो डायमीटर ऑफ द सोप बबल है या फिर लिक्विड बबल है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा क्या है आपका, ये सरफेस टेंशन फोर्स है, कहाँ पे लगेगा, इसके पेरीफेरी में लगेगा, कहाँ पे लगेगा, पेरीफेरी में लगेगा, ऐसे हाफ इस साइड हो जाएगा नीचे, हाफ ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इसके पेरीफेरी में लगेगा, और इसके इनसाइड भी एक बनेगा, इसकी वजह से भी एक स्फीयर बनेगा, ठीक है, 2 स्फीयर बनेंगे, इसलिए जो फ्री सरफेस होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस कितनी है, πd है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से डायमीटर से एक डायमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक डाय से डायमीटर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा आपका डेल पी इंटू डी डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा 2 सिग्मा, ओके। अब यहाँ से अपन डेल पी की वैल्यू फाइंड करें, डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, तो 4 इंटू 2 इंटू सिग्मा अपॉन डी, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 8 सिग्मा अपॉन डी। तो जो आपका एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, डेल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सिग्मा अपॉन डी इन अ लिक्विड बबल। जो लिक्विड बबल में एक्सेस प्रेशर आता है वो कितना होता है, 8 सिग्मा अपॉन डी, मीन्स जो आपका एक्सेस प्रेशर आ रहा था इन लिक्विड ड्रॉपलेट, उसका क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, क्या होता है, 2 टाइम्स, उसमें 4 सिग्मा बाई डी था, और इसमें कितना आ रहा है, 8 सिग्मा बाई डी आ रहा है। तो दिस इज एक्सेस प्रेशर, या फिर आप प्रेशर डिफरेंस इन अ लिक्विड बबल, ओके। इसके बाद अपन फाइंड करते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक यदि जेट है, वाटर जेट है, ठीक है, उसकी में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड जेट, ठीक है, किसमें, लिक्विड जेट की बात करते हैं, लिक्विड जेट। अब इसमें से आपको पता है कि जो लिक्विड जेट होता है ऐसे रहेगा कुछ, ठीक है, ऐसे निकलता है, ठीक है, ऐसे निकलता है, तो मान लेते हैं कि कैसा है, उसका शेप कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, तो क्या मानते हैं अपन, सिलेंड्रिकल, उसका जो शेप होता है कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल, कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल, ओके। तो एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड जेट वो अपन फाइंड करेंगे जबकि उसका जो शेप रहेगा कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, ओके। तो इसमें देखते हैं सिलेंड्रिकल शेप में जो भी आपका इसमें एक्सेस प्रेशर आएगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका एक सिलेंडर है, ओके, ये आपका क्या है, जेट है, कैसा, किस शेप का, सिलेंड्रिकल अपन ने माना। फिर अपन ने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे क्या किया, कट कर दिया। क्यों कट कर दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सरफेस टेंशन जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगेगा, एक लाइन फोर्स है, तो इसके कहाँ पे लगेगा, पेरीफेरी पे लगेगा। तो जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे
जो आपका सिलेंडर है इसको प्रोजेक्ट करेंगे, यदि इसका मान लेते हैं डायमीटर क्या है, डी है, स्मॉल डी है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, ठीक है। तो जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ एल होगी एंड इसका जो इसकी जो ब्रेड्थ हो जाएगी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, सेम वैसे ही करना है जैसे अपन लिक्विड ड्रॉपलेट में किया था और सॉफ्ट बबल या फिर लिक्विड बबल में फाइंड किया था। तो इसमें भी क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या लगेगा, यहाँ पे सब लगेगा, बाहर का प्रेशर लगेगा, ठीक है, बाहर का प्रेशर, और इसके अंदर भी इनसाइड भी प्रेशर होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस मान लेते हैं डेल पी है, डेल पी है। और इसका जो अपन क्रॉस सेक्शन देखें, आधा जो हाफ है इसका, हाफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपका सर्कमफ्रेंस होगी, जहाँ पे क्या लगेगा, सिग्मा लगेगा, ठीक है। इस जो कट सेक्शन है यहाँ पे आपका क्या लगेगा, सिग्मा एक्ट करेगा इस साइड। हाफ दिखा रहा हूँ मैं, बाकी हाफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, सिग्मा, दिस इज अ सिग्मा। क्या लग रहा है आपका, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, इसकी जो पेरीफेरी है, ठीक है, इसकी लेंथ पे लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका ये सरफेस टेंशन फोर्स होगा, ये डेल पी में क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो भी फोर्स आ रहा था आपका डेल पी, क्या हो जाएगा आपका डेल पी, ठीक है। इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, डी इंटू एल हो जाएगा। प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, इसको डी इंटू एल हो जाएगा। तो डेल पी इंटू डी एल, ठीक है, लेंथ एल है, डी एल। इसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है। तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना है, सिग्मा, और कहाँ पे लग रहा है, एल लेंथ पे इधर लग रहा है, एल लेंथ पे इधर लग रहा है। तो कितनी लेंथ पे लग रहा है, 2l पे लग रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका पर यूनिट लेंथ जो आपका फोर्स है, सिग्मा इंटू 2l, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल पी इंटू डी एल। डी एल इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो यहाँ से डेल पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल पी, अब डायमीटर नीचे चला जाएगा तो डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा बाय डी, ठीक है। तो हो जाएगा एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस इन अ वाटर जेट, ठीक है, या लिक्विड जेट। लिक्विड जेट में कितना आ जाएगा, डेल पी की वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन डी, ओके। तो दिस इज अ एक्सेस प्रेशर या फिर प्रेशर डिफरेंस इन अ लिक्विड जेट या फिर वाटर जेट, ओके। और अपन कैसा मानते हैं इसको, सिलेंड्रिकल शेप में अपन ने मान के इसका एनालिसिस किया है, ओके। इसके बाद आपका जो सरफेस टेंशन होता है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन में हमने क्या देखा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी कैसे एक्ट करता है। तो सरफेस टेंशन का पिक्चर में आता है जब डेंसिटी डिफरेंस होता है, तब क्या होता है आपका सरफेस टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करता है, ओके। इसके बाद हमने देखा कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। देन अपन ने देखा कि जो आपका लिक्विड ड्रॉपलेट होता है उसमें प्रेशर डिफरेंस कितना आता है, और जो लिक्विड बबल होता है उसमें प्रेशर डिफरेंस कितना आता है, एंड जो आपका लिक्विड जेट होता है उसमें भी अपन ने क्या देखा, डेल पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी, प्रेशर डिफरेंस इन अ लिक्विड जेट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कोहेसिव फोर्स, कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कोहेजन एंड एडहेजन, कोहेजन फोर्स, ठीक है।
इसके पहले हमने देखा था जब सरफेस टेंशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल्स में के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्स कहा जाता है। क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, या जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जो भी एक फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं सेम मॉलिक्यूल्स, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे क्या, उस फोर्स को क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एडहेजन फोर्स। एडहेजन फोर्स, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक सॉलिड बाउंड्री है। सॉलिड बाउंड्री इन द सेंस कोई भी कंटेनर है जिसमें आपका लिक्विड फिल किया हुआ है, यहाँ पे लिक्विड फिल किया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड को मैंने क्या किया, फिल किया। दिस इज अ सॉलिड कंटेनर। अब इसमें क्या है, जब ए मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स में क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ए मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो जो सेम मॉलिक्यूल्स में जो भी फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्स कहते हैं। बट जो आपका एडहेजन फोर्स क्या होता है, जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये आपकी क्या है, सॉलिड बाउंड्री है। क्या है आपका, सॉलिड बाउंड्री है। तो जब सॉलिड बाउंड्री इन जो लिक्विड्स है इनके मॉलिक्यूल्स में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाती, मीन्स इस साइड इसको खींचने की क्या करेगी, टेंडेंसी रहेगी, जिसे हम क्या, कौन सा फोर्स कहते हैं, एडहेजन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडहेजन फोर्स कहते हैं। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उससे हम क्या कहते हैं, एडहेजन कहा जाता है। मीन्स एडहेजन फोर्स कहा जाता है जब कोई सॉलिड बाउंड्री किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है, हम उसे क्या कहते हैं, एडहेजन फोर्स कहते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं वेटिंग एंड नॉन वेटिंग सब्सटेंस या लिक्विड्स। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ओके, अब हम कैसे कहेंगे कि कोई भी लिक्विड किसी भी सरफेस को गीला करेगा, मतलब वेट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। वो किस पे डिपेंडेंसी रहेगी, कोहेजन फोर्स एंड एडहेजन फोर्स बताएंगे हमें कि कौन सा आपका लिक्विड क्या है, आपका वेटिंग लिक्विड है, कौन सा वेटिंग लिक्विड नहीं है, ठीक है। वो किस पे डिपेंडेंसी रहेगी, कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स पे। देखते हैं, इफ़ पहला केस है, इफ़ एडहेजन फोर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ एडहेजन फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेजन फोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि आपका एडहेजन फोर्स मीन्स आपका जो सॉलिड बाउंड्री इन मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगाएगी वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कोहेजन फोर्स, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका ये लिक्विड होगा इस सॉलिड बाउंड्री को क्या करेगा, वेट करेगा, मीन्स गीला कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड विल वेट द सॉलिड बाउंड्री, या फिर जो भी कंटेनर है, सॉलिड बाउंड्री। ओके, इसके बाद अब ये वेटिंग लिक्विड्स की बात हो गई। इफ कोहेजन फोर्स इज ग्रेटर देन ऑफ द एडहेजन फोर्स, इस केस में क्या होगा, जब क्या होगा, कोहेजन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, इट मीन्स जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एज कम्पेयर टू द जो भी सॉलिड बाउंड्री लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगेगी, उसके कंपेरिजन में कोहेजन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा, इस जो सरफेस है कौन सी, सॉलिड सरफेस है, इसको क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, इसको गीला नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड will not wet the solid boundary, ठीक है, सॉलिड बाउंड्री को गीला नहीं करेगा, सॉलिड बाउंड्री। ओके, तो वेटिंग लिक्विड्स कौन से होंगे, जो क्या करेंगे, सॉलिड बाउंड्री को क्या करेंगे, वेट करेंगे। और कब होगा, जब एडहेजन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द कोहेजन फोर्स, उस समय क्या होगा, आपका जो भी लिक्विड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वेटिंग लिक्विड्स कहलाएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका वाटर है,
तो वाटर है तो ग्लास का कोई सरफेस है तो उसमें क्या करेगा, उसको यदि आप डालेंगे, मान लीजिए आपका एक ग्लास है, ग्लास में आप क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, गीला करेगा, वेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एडहेजन फोर्स लग रहा है बिटवीन द जो आपका ग्लास है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडहेजन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा है। ओके, और यदि अपन नॉन वेटिंग सब्सटेंस की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो कौन से हो जाएंगे, जैसे आपने मरकरी देखा होगा, जो आपका थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी यूज करते हैं जी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नॉन वेटिंग होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो कोहेजन फोर्स होता है आपस में, जो मरकरी की आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ग्लास एंड मरकरी की मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है। इस वजह से जो आपका Hg होता है, तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो Hg आपका क्या है, वेटिंग। Hg क्या है आपका, नॉन वेटिंग लिक्विड्स है, और Hg इन अ ग्लास इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे वाटर, इसके एग्जांपल की बात करें तो वाटर इन अ ग्लास इंटरफेस, ठीक है। वाटर और ग्लास इंटरफेस जो भी सरफेस होगा कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो वेटिंग लिक्विड्स कहलाएगा। और जब भी आपका मरकरी ग्लास के कांटेक्ट में आएगा, इंटरफेस बनाएगा, उस समय जो भी आपका Hg होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन वेटिंग लिक्विड कहलाएगा। ओके, इसमें थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू। यदि अपन एक पिक्चराइज व्यू में देखें, एंगल्स की बात करें जिसमें हमें पता चले कि ये वेटिंग सब्सटेंस है कि नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, फॉर वेटिंग लिक्विड्स, एंड जो सेकंड वन है फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ओके, अब इसमें देखते हैं, ये मान लेते हैं आपका कोई सरफेस है और यहाँ पे जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि आप क्या करेंगे, ये कोई सरफेस है आपके पास और यहाँ पे आपने कौन सा लिक्विड डाला है, वेटिंग लिक्विड्स, इसके ऊपर क्या किया है, इसके ऊपर फ्लो कराया है, रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। कैसे स्प्रेड हो जाएगा, इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है, जो सॉलिड बाउंड्री के साथ एक कांटेक्ट में आ रहा है इसका जो सरफेस, ये वाला सरफेस, तो यहाँ से अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें, यदि यहाँ से क्या ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, ये, और यहाँ से एक एंगल बनाएं जो आपकी सॉलिड बाउंड्री और टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, जो कन्वेक्स कर्व बन रहा है थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और π/2, ठीक है। तो जो भी नॉन वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उसमें जो थीटा कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू लेस देन 90 होती है या लेस देन π/2 होती है यदि आपका लिक्विड कैसा है, वेटिंग लिक्विड से। कैसा लिक्विड से आपका, वेटिंग लिक्विड है, तो उसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ओके, अब बात करते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स में। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका, कोई फ्री सरफेस है, सॉलिड बाउंड्री है, अब यहाँ पे आपने लिक्विड क्या किया, फ्लो कराया, फिर लिक्विड को इसमें रखा, तो यहाँ पे इसका शेप कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बन। ओके, अब यहाँ पे कहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो इसमें एक क्या बनाएंगे अपन, सॉरी, इसमें एक आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कांटेक्ट पॉइंट से, ठीक है, सॉरी सीधी नहीं है, सीधी है पूरी स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कांटेक्ट बनाएंगे, अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, थीटा बनेगा, दिस इज अ थीटा एंगल है, ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और π/2, ठीक है। रेडियन में अपन 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा किस केस में, नॉन वेटिंग लिक्विड्स में, जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। ये क्या है आपका, एंगल ऑफ
कॉन्टैक्ट, ठीक है। ओके, तो जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, और जो नॉन वेटिंग लिक्विड्स हैं उसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कितना होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ओके, इसके बाद आपका जो कोहेजन फोर्स, एडहेजन फोर्स एंड वेटिंग लिक्विड्स एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज अ कैपिलरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कैपिलरिटी। कैपिलरिटी की बात कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या होती है कैपिलरिटी। It is defined as phenomenon of rise or fall of a liquid surface in a small diameter tube relative to adjacent level of liquid when tube is held vertically। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी आपका मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, इसमें स्मॉल डायमीटर की मैंने ट्यूब इसमें क्या किया, इंसर्ट की, वर्टिकली इंसर्ट किया, इसके लिक्विड के ऊपर मैंने क्या इंसर्ट किया, एक ट्यूब इंसर्ट किया जिसका डायमीटर बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो इसमें लिक्विड राइज करेगा या फिर लिक्विड क्या होगा, इसमें फॉल करेगा। मतलब जो आपका एडजेसेंट फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस के रिलेटिव में यदि बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, राइज हो रहा है आपका लिक्विड, और इस केस में क्या हो रहा है, आपका लिक्विड ड्रॉप हो रहा है। तो जो इसमें लिक्विड राइज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी राइज बोलते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो कैपिलरिटी क्या होती है, जो एक फिनोमिना है जिसमें राइज और फॉल होता है लिक्विड का। जब एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को किसी भी लिक्विड में वर्टिकली क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, तो राइज एंड फॉल जो भी होता है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिलरिटी कहा जाता है। तो इसमें देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो रहा है, एच हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें जो हाइट एच है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है एच, ठीक है। तो इसमें कैपिलरिटी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका फ्री सरफेस यहाँ तक है, बट इसमें जो आपकी ट्यूब है, ट्यूब में क्या हुआ, यहाँ तक आपका लिक्विड राइज किया है। तो जो आपका कैपिलरिटी राइज कहलाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए फ्री सरफेस यहाँ तक है, बट जो ट्यूब में लिक्विड गया है कहाँ तक आया, सिर्फ यहाँ तक आया है। मीन्स यहाँ पे आपका डिप्रेस हुआ है लिक्विड, फॉल हुआ है यहाँ पे, ये एच हाइट यहाँ पे क्या हुई है, फॉल हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैपिलरी डिप्रेशन हो जाएगा, कैपिलरी डिप्रेशन, कैपिलरी डिप्रेशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो कैपिलरी राइज होता है वो किस में होता है, आपका वेटिंग सब्सटेंस में होता है। जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपका कैपिलरी राइज होता है। क्यों राइज होता है, क्योंकि जो आपका जो एडहेजन फोर्स होता है, क्या होता है, एडहेजन फोर्स ग्रेटर देन द जो आपका कोहेजन फोर्स उससे बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे लिक्विड राइज कर जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड बाउंड्री है, और सॉलिड बाउंड्री इनको अट्रैक्ट करेगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिक्विड क्या हो जाएगा, थोड़ा राइज हो जाएगा, लिक्विड राइज हो जाएगा। इट मीन्स दैट कौन से सब्सटेंस है, आपके वेटिंग लिक्विड्स हैं। कौन से लिक्विड्स हैं, वेटिंग लिक्विड्स। तो फॉर दिस इज अ फॉर वेटिंग लिक्विड्स, ओके। और दिस इज अ फॉर नॉन वेटिंग लिक्विड्स, ओके। तो इसमें आप देख रहे हैं जो आपका यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर यहाँ पे आपका वाटर या फिर जो भी लिक्विड से राइज किया हुआ है, जिसे कैपिलरी राइज बोलेंगे। तो जो कैपिलरी राइज होता है उसमें एडहेजन फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कोहेजन फोर्स। तो उस टाइप का जो लिक्विड्स होते हैं जिसमें कैपिलरी राइज होता है वो क्या कहलाता है, कि वेटिंग लिक्विड्स कहलाते हैं। और कैपिलरी डिप्रेशन किस में होता है, ये होता है आपके जो भी आपके नॉन वेटिंग लिक्विड्स होते हैं। तो जो आपका वेटिंग लिक्विड्स मैंने बताया था कि यदि एक ग्लास की ट्यूब है तो इसमें मान लीजिए वाटर भरा हुआ है तो क्या करेगा, राइज करेगा। और एक ग्लास की ट्यूब है और इसमें मान ले क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है, तो क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। तो यहाँ इसके मान लेते हैं अपन वाटर है, दिस इज अ वाटर और दिस इज अ Hg मरकरी, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ग्लास की ट्यूब है, दिस इज एक ग्लास की ट्यूब है आपकी, ग्लास ट्यूब। कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ग्लास की ट्यूब लें, बट अपन मैं एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ, ग्लास ट्यूब, ओके। तो जो ग्लास ट्यूब और मरकरी में क्या हो रहा है,
कैपिलरी डिप्रेशन हो रहा है, और जो आपका वाटर और ग्लास ट्यूब में कैसा हो रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि यदि अपन एच की वैल्यू फाइंड करना चाहें, क्या फाइंड करना चाहें, एच की वैल्यू फाइंड करना चाहें, जो कैपिलरी राइज हुआ है या फॉल हुआ है, दोनों की वैल्यू जो न्यूमेरिकली सेम होती है, जो भी आपकी न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी एच की वैल्यू, चाहे वो कैपिलरी राइज हो या फिर कैपिलरी डिप्रेशन हो, दोनों की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसलिए अपन एनालिसिस के पर्पज के लिए क्या ले रहे हैं कि ये आपका क्या हो रहा है, वेटिंग सब्सटेंस है, जिसमें क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है। ओके, कैपिलरी राइज होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका सरफेस बनेगा, जो आपका कैपिलरी राइज है, इसका जो सरफेस बनता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। कैसा बनता है, ऐसा बनता है, कॉनकेव सरफेस बनता है। और जो कैपिलरी डिप्रेस होता है, इसमें देख रहे हैं आप कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे इसमें जो आपका इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कॉनकेव सरफेस है, तो यहाँ पे अपन अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सा फोर्स लगेगा, आपका सरफेस टेंशन फोर्स दोनों साइड लगेगा। और जो सरफेस टेंशन फोर्स है, ये जो आपकी सॉलिड बाउंड्री है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि अपन क्या लेना चाहें, सरफेस टेंशन फोर्स लेना चाहें, किस डायरेक्शन में अपन लेना चाहें, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लेना चाहें, इस डायरेक्शन में लेना चाहें। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा आपका सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये किस पे लगता है, जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है एक पेरीफेरी पे लगेगा। ये आपकी ट्यूब है, जो ट्यूब जो सिलेंड्रिकल होगी और उसका जो एरिया होगा, तो क्या होगा, ट्यूब का एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, एक सर्कल होगा। ठीक है, सर्कल होगा, तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है क्या होती है, पाई डी होती है, पाई इंटू डी। अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा जितना इसमें वेट क्या है, राइज किया है। ये जो लिक्विड है ना, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी लिक्विड है, इसका वेट कितना है, उसकी इक्वल हो जाएगा। तो वेट कितना क्या होता है आपका, मैंने स्पेसिफिक वेट देखा था, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रोजी इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो कितना लिक्विड राइज किया है, इसका एरिया मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू यदि फाइंड करें, किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल, दोनों के केस में 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं आप, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। ठीक है, तो कैपिलरी राइज यहाँ पे लिख लीजिए, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, कैपिलरी दोनों केस में उसकी वैल्यू क्या होगी, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब यहाँ पे क्या है, 4 तो कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है आपका सरफेस टेंशन है, एंड थीटा क्या है आपका, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था, थीटा हो जाएगा। जी क्या है आपका, डेंसिटी है। जी क्या है आपका, एक्सीलरेशन है, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। और डी की वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे लिख लीजिए, डी इज अ डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब है उसका डायमीटर डी है। तो यहाँ से आप किसकी सबकी वैल्यू आप गिवन रहेगी, तो यहाँ से आप कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल निकाल सकते हैं। अब इसमें एक बात देखिए, इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, थीटा की क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। किस केस में, यदि मान लीजिए आपका कैसा है, इंटरफेस कैसा है, ग्लास एंड HG, इन दोनों का इंटरफेस जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 128 डिग्री। और जब आपका ग्लास वाटर इंटरफेस होता है, उस समय जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाती है आपकी, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। ठीक है, तो कभी भी जब आपका जो लिक्विड दिया हो, यदि मरकरी दिया है, तो उसमें थीटा की वैल्यू यदि नहीं गिवन, तो आपको कितनी स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है, 128 डिग्री लेना है। और यदि आपको ग्लास वाटर का इंटरफेस दिया है और उसमें थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या ले लेना है आपको, 0 डिग्री लेना है। ओके, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है,
अब इसमें यदि आपको वाटर दिया है तो उसमें वाटर और ग्लास दिया है तो कैपिलरी राइज होगा, और यदि आपको मरकरी और ग्लास दिया है तो कैपिलरी क्या हो जाएगा, फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन हो जाएगा इन केस ऑफ द मरकरी एंड ग्लास। ओके, इसके बाद लास्ट आपका जो कैपिलरिटी में ही बात करते हैं, जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एंगुलर कैपिलरिटी। किसकी बात करते हैं, एंगुलर कैपिलरिटी। अब इसमें एंगुलर कैपिलरिटी में क्या होता है, इसमें देख रहे हैं आप, ये आपका कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है और इसमें एक ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है। फिर इन कैपिलरी ट्यूब के बीच में क्या डाला गया है, इसमें एक सॉलिड रॉड डाली गई। ये क्या है, आपकी सॉलिड रॉड है, ठीक है। कंटेनर हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी कैपिलरी ट्यूब। दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब हो जाएगी। ओके, ये कैपिलरी ट्यूब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका रॉड हो जाएगी, सॉलिड रॉड। ओके, अब इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें जो लिक्विड राइज हो रहा है, ऐसा अब इसमें लिक्विड राइज का बताया गया है और सेम इसमें लिक्विड डिप्रेशन का भी होगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आपकी जो एनुलस स्पेस है, जो ये रॉड के बीच में और कैपिलरी ट्यूब के बीच में जो ये दोनों साइड स्पेस है, इसमें लिक्विड राइज कर रहा है। इसमें लिक्विड राइज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉलिड रॉड है, ठीक है, बट इसके दोनों साइड क्या हो रहा है, लिक्विड राइज कर रहा है। तो इस टाइप का जो भी अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं अपन, एंगुलर कैपिलरिटी निकालते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एंगुलर कैपिलरिटी निकालते हैं। इसमें भी सेम फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, यदि मान लीजिए ये रॉड की जो रेडियस है R1 है और जो रॉड की सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये R2 है, ठीक है। R1 रेडियस किसकी है, इस रॉड की है, और R2 रेडियस किसकी है, ये मतलब कैपिलरी ट्यूब की रेडियस का R2 है और रॉड की रेडियस R1 है। तो यहाँ से आप जो निकालेंगे H की वैल्यू, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू R2 माइनस R1। तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं आप, एंगुलर कैपिलरिटी फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको क्या गिवन है, R1 जो रॉड उसमें इंसर्ट की गई है उसकी रेडियस गिवन है, और जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस गिवन है, एंड डेंसिटी यदि वाटर है तो 1000 ले लेना है, 9.81 जी की वैल्यू होती है, और यदि ग्लास वाटर इंटरफेस है तो आपको थीटा 0 डिग्री लेना है और सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं इन केस ऑफ द वाटर ग्लास। और यदि आपका कौन सा सब्सटेंस है, मरकरी है, और यहाँ पे क्या है आपका ग्लास है, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 128 डिग्री लेना है। तो यहाँ से जो H आएगा वो क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो कैपिलरिटी है एंड सरफेस टेंशन है वो डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैक टेक जोन। थैंक यू वेरी मच।